तरह से भारतीय चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल बिपिन रावत ने एक भारतीय चैनल को जो इंटरव्यू दिया उसमें पाकिस्तान को तो धमकियां दी, मगर इसके साथ साथ ये भी तस्लीम किया कि पाकिस्तान की बजाय चाइना भारत के लिए ज्यादा बड़ा खतरा है। और इन तमाम तर सूरत हाल में जबकि अमेरिका ने भी पाकिस्तान पर दबाव बढ़ा दिया है और बरकरार रखा हुआ है, इमरान खान साहब तो डटे हुए हैं मगर तमाम सियासी ऑपोजिशन की सियासी जमातें सड़कों पर आने को फिर से तैयार हैं। मुल्क के अंदर होगा क्या इस। नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। एक बार फिर से स्वागत है आपका हमारे चैनल हिंदुस्तानी मीडिया में। दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं हमारे इंडियन आर्मी चीफ बिपिन रावत के एक बयान के ऊपर, जिसको लेकर पाकिस्तान में हाहाकार मचा हुआ है। जनरल बिपिन रावत ने हाल ही में कहा था कि पाकिस्तान जो मर्जी कर ले लेकिन हम उसे बड़े ही आसान तरीके से हैंडल कर सकते हैं और उसके एटम बम भी धरे के धरे ही रह जाएंगे। इसी बात को लेकर पाकिस्तानी मीडिया में बवाल मच गया। बिपिन रावत ने यहाँ तक कह दिया कि चाइना को भी बहुत अच्छे तरीके से हैंडल किया जा रहा है और इसका जीता जागता एग्जाम्पल वैली का हम सबके सामने ही है। चाइना ने आगे बढ़ने की कोशिश तो की लेकिन इंडियन आर्मी ने उनका डट के मुकाबला किया, फिर उसे पीछे हटना ही पड़ा। तो दोस्तों आइए देखते हैं डिटेल में पाकिस्तानी मीडिया का विचार जनरल बिपिन रावत को लेकर। इसलिए कि तेवर बदले हुए हैं, डिप्लॉयमेंट की है आज़ाद कश्मीर के बॉर्डर पे 8000 बंकर बनाए हैं, 8000 बंकर बनाए हैं, आर्मी मूव की है। उधर बिपिन रावत ने कहा है कि ख़तरा बड़ा चीन है और हमारी पूरी कोशिश है कि किसी तरह डिसएंगेजमेंट हो, फौजें एक दूसरे से फासले पर हो, मफाहमत हो जाए, अंडरस्टैंडिंग हो जाए। बड़ा ख़तरा वो है। वो लफ्ज़ बड़ा अजीब उसने इस्तेमाल किया। उसने कहा कि वो चीन बड़ी ताकत है और जंग सिर्फ जो है वो महाज जंग पे नहीं है, वो है टेक्नोलॉजी के मैदान में है। वो तो देखिए ना, अब तो इसमें तो चीन अमेरिका से भी आगे निकल गया। 2000 बिलियन डॉलर मुख्तस किए हैं अमेरिकी हुकूमत ने उसके लिए, टेक्नोलॉजी के लिए, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के लिए। उसमें तो चीन कहा जाता है कि उसको पीछे छोड़ गया है। तो वो उसके ज़रिए भारतीय निज़ाम को मुअत्तल कर सकता है। उन्होंने कई दफ़ा बाद जगह पे तजर्बे किए हैं उसके। तो उनसे खौफजदा वो पाकिस्तान के बारे में कहा कि पाकिस्तान एक बदमाश मुल्क है। इससे खौफ झलकता है। मतलब हमने कौन सी जंग इनिशिएट की, आपने हमारा मुल्क दो लख्त कर दिया, कश्मीर पे कब्जा किए रखा। हमने तो हमेशा अमन की बात की। तो यहाँ किसी से मुहिम जोई के बाद वाक़यात हुए तो हैं, लेकिन इस वक्त इंडिया में जो है मुद्दतों से, कई अशरों से जंगी माहौल है जो उन्होंने खुद पैदा किया उनकी लीडरशिप ने। अपने तो हिंदुत्व का नारा है। मसला फौरी ये है, एक तो अमेरिका नाराज़ है, वो तो अपनी जगह पे वो अलग है, उस पर अलग बात करते। मोदी अनपॉपुलर हो रहा है तेजी से, पहली बार अनपॉपुलर हो रहा है। मतलब वो तो एक लीडर नहीं था, वो तो हीरो बन के उभरा था ना। कि ये नहीं, वो तो नेहरू की भी तरदीद कर रहा था और गांधी की भी। गांधी के कातिल के मुजस्मे लगाए जा रहे थे, नस्ब किए गए थे। बिल्कुल ठीक। अब वो बंगाल में हार गया, बहुत बुरी तरह हारा, नहीं बहुत बुरी तरह हारा। और तीसरी दफ़ा ममता बनर्जी जो है वो वज़ीर आज़म मुंतखब हो गई, इसलिए कि वो तो जेन्युइन लीडर है। कोई तो तनख्वाह नहीं लेती, DA नहीं लेती, किसी तरह की मराहत नहीं लेती, किसी किस्म की। अपनी किताबों की रॉयल्टी पे ज़िंदगी बसर करती है, अपने छोटे से मकान में नहीं था, मगर वो फिर भी जीत गए, वज़ीर आला बन गए। तो हाँ, तीसरी दफ़ा। अच्छा, कोरोना ने मार डाला है भारत को। उसमें मतलब बहुत ही यानी हमाकत की हद ही कर दी कि 1 करोड़ मेले में लोग जमा हो गए। बंगाल की इलेक्शन कैंपेन जो है वो इतनी लंबी उन्होंने खींची इस उम्मीद पे ज्योतिषी ले डूबे। अच्छा, उन लीडरों पे अफसोस है जो ज्योतिषियों से पूछ के फैसले करते हों। तावीज़ ले सकते हैं तो वहाँ भी तो ज्योतिषी काम कर सकते हैं ना। ज़हीरुद्दीन बाबर से कहा, कनवा की जंग में जर्नैलों ने कहा हम थक चुके हैं। 12,000 की तो सारी फौज थी जो जंग जीती बाबर ने, जिसके बाद हिंदुस्तान पे उसकी औलाद ने 200-300 साल हुकूमत की। तो वो शरीफ था, नजूमी, एक अनयूजुअल है बहुत, अफगानों में ये नाम कम होता है। अच्छा। मैंने नहीं सुना कभी। तो वो शरीफ से कहा कि भाई तुम किसी तरह बादशाह को समझाओ। तो वो गया ज़हीरुद्दीन बाबर के पास। उसने कहा कि मरीख मगरब में है और मनहूस है। अच्छा। नहीं गया नहीं। उसने कहा मैं ये कहूँगा उससे। उसको पहले इंटेलिजेंस ने बता दिया। इंटेलिजेंस तो हमेशा होती है कि शरीफ आएगा और ये कहेगा, हैं। उसने शरीफ को मुलाकात का वक्त ही नहीं दिया और उसने कहा अराबे होते थे गाड़ियाँ, ये मंगोलों की ईजाद थी
جس میں گھر ہوتا تھا پورا, اچھا. اسی میں کھانے پینے کا سامان. اس نے کہا یہ خندقیں کھودو اور عرابے لگاؤ ان کے آگے, اور 10,000 آدمی لڑیں گے, 2,000 آدمی تازہ دم پیچھے رہیں گے. اور سنے ہی نہیں, کسی کی کوئی بات ہی نہیں سنی اس نے. اور اسے پتا تھا, وہ تو بنا چکا تھا, اس کا تجربہ کر چکا تھا, اسے اندازہ تھا کیا ہونے والا ہے. ایک فکرہ اس نے کہا کہ اگر آج پیچھے ہٹ گئے تو کابل تک کتوں کی طرح بھاگتے اور کتوں کی طرح مرتے رہو گے. مولا اتنی طویل سرزمین ہے, یہاں سے ہم جا کہاں سکتے ہیں, ہمارے پاس تو فتح کے سوا آپشن ہی کوئی نہیں. اس دن اس نے بادنوشی ترک کی, وہ برتن توڑ دیے اور توبہ کی, اور اس پہ قائم رہا. پھر عجیب و غریب آدمی تھا. بابر کے بارے میں کہا جاتا کبھی جھوٹ نہیں بولا اس نے, جی خامیاں بھی تھیں, لیکن ہیرلڈ کہتا پرنس آف آل پرنسز. خیر فتح کے بعد اس نے جب توپیں چلیں تو توپوں کے سامنے فوج کیا ٹھہرتی, ٹھیک ہے. پھر 2,000 تازہ دم آدمی نے حملہ کیا, جب انہیں تھکا دیا تو ظاہر ہے فتح اس نے شکا شریف کو بلاؤ, دربار لگایا گیا. غیر معمولی بات یہ ہے کہ اس کو اتنا یقین تھا وہ دشمن کے خوفزدہ ہونے کا کہ ان کا پیچھے نہیں کیا. یہ جنگ تو دوستوں جیسا کہ آپ نے دیکھا, بھارت اس وقت 2 فرنٹ وار لڑ رہا ہے, ایک چین کے ساتھ اور دوسرا پاکستان کے ساتھ. پاکستان کے پاس اب بھارت سے لڑنے کا کوئی بھی مدعا نہیں بچا ہے. ایک مدعا کشمیر تھا, وہ بھی اب دھیرے دھیرے ختم ہوتا جا رہا ہے, لیکن اب بھی پاکستان کشمیر کے مدعے کو ضرور اچھالتا ہے. ان کے حساب سے آج بھی کشمیر میں بھارتی سینا یا بھارت سرکار دہشت گردی اور ہیومن رائٹس وائلیشن کر رہی ہے, اور ایسا بھی اس لیے کہتے ہیں کہ وہ پوری دنیا کا دھیان اس ٹاپک کی طرف کھینچ پائے, لیکن ان کی یہ بات سننے کو کوئی بھی تیار نہیں ہے. وہیں پر بات کریں چائنا کی, تو چائنا اور پاکستان بہت ہی اچھے دوست ہیں. چائنا نے پاکستان کی بہت بار فائنینشلی مدد بھی کی ہے, لیکن چائنا کبھی بھی کسی کی بنا کسی مطلب کے مدد نہیں کرتا. وہ مدد کرنے کے بدلے میں اس دیش کی زمین یا اس پروجیکٹ کو اپنے قبضے میں لے لیتا ہے, جس کا پتہ پاکستان کو آنے والے کچھ سالوں میں لگ ہی جائے گا. یہی کارن ہے کہ انڈین گورنمنٹ انڈین آرمی اور نیوی اور ایئر فورس کو پہلے سے کہیں زیادہ اسٹرینتھن اور سیکیور کر رہی ہے, کیونکہ پاکستان اور چائنا میں سے کسی بھی ایک کے ساتھ جنگ ہوتی ہے تو دوسرا خود بخود ہی آ جائے گا. حالانکہ ہمارے ساتھ پوری دنیا کھڑی ہے. حال ہی میں ہوئی G7 میٹنگ میں پوری دنیا بھارت کے ساتھ کھڑی ہوئی دیکھی, جسے دیکھ کر چین بہت بوکھلا گیا تھا. یہاں تک کہ G7 دیشوں نے مل کر چائنا کے خلاف CPEC کے پروجیکٹ جیسا ایک پروجیکٹ لانچ کیا, جس سے چائنا کو فائنینشلی چوٹ پہنچائی جا سکے. تو دوستوں آج کے ویڈیو میں اتنا ہی. اگر آپ کو ویڈیو پسند ہے تو ویڈیو کو لائک کریں. اگر آپ کو کوئی سجھاؤ ہو تو ہمیں کمنٹ کر کے ضرور بتائیں. اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں. آج کے لیے اتنا ہی, ملیں گے کسی اور ویڈیو میں, تب تک کے لیے جے بھارت, جے ہند.